सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश हो रही है इस कंपनी से रिलेटेड। न्यूज़ ये है कि जनवरी मंथ का डेटा कंपनी ने शो कर दिया है अपने बिजनेस का, और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑप्शंस के प्रीमियम टर्नओवर्स हमें 28% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं जनवरी मंथ में। और ये क्यों बढ़े हैं उसकी भी बात करेंगे, और इस बेसिस पे ही मार्केट ने आज के दिन एंजल वन को फोकस में भी रखा है। अब इसके जो टोटल टर्नओवर है दोस्तों वो है 85,000 करोड़ का जनवरी मंथ का, और इसको अगर कंपैरिजन करोगे पिछले साल के जनवरी मंथ से तो वहाँ पर 66,200 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। अब ऑप्शंस प्रीमियम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सेबी ने इसको बढ़ा दिया है। नोट करने वाली बात यह है कि मार्केट जब वन साइडेड परफॉर्मेंस देता है तो वहाँ पर मार्केट में ट्रेडिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, और जब कोई भी चीज़ ईजी हो जाता है तो जनरली वहाँ पर हमें सिनेरियो कुछ ऐसे ही देखने को मिलती है। और अभी क्या है कि सेबी ने एफएनओ से जो रिटेल इन्वेस्टर्स को हटाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए हैं, उससे जो ट्रैफिक्स है बोल सकते हैं एफएनओ सेगमेंट का, वो पहले के मुकाबले कम ज़रूर हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि उनके प्रीमियम्स बढ़ा दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई कंपनी कम सेल करके भी ज़्यादा प्रॉफिट कैसे करती है, क्योंकि उनके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। तो प्रीमियम्स अगर बढ़ते हैं तो प्रीमियम टर्नओवर में उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, और वही इफेक्ट आज के दिन हमें देखने को मिली है इस डेटा में। बट इस डेटा को थोड़ा अच्छी तरह से अगर आप एनालाइज करोगे तो एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें तो वो जनवरी मंथ में रहा है 30.13 मिलियन। ये पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो 47.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल 20.43 मिलियन क्लाइंट थे एंजल वन के पास। अब और भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर एंजल वन की ओवर एवरेज डेली टर्नओवर को देखोगे ऑन नेशनल टर्नओवर बेसिस पे, तो वहाँ पर आपको 29.8% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इस बार का जो नंबर है वो 30,82,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है जनवरी मंथ में, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 29.8% कम है, ना कि ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फ्रंट पेज में देखने को मिलती है जिसके बेसिस पे आप खुश हो जाते हो, बट अगर आप नीचे देखोगे तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी। उसके अलावा दोस्तों अगर हम देखेंगे कंपनी के एफएनओ एडीटीओ यानी कि एवरेज डेली टर्नओवर को, तो वहाँ पर हमें ऑप्शंस प्रीमियम के जो टर्नओवर्स हैं वो 13,000 करोड़ के देखने को मिले हैं, और पिछले साल इसी मंथ में हमें 14,700 करोड़ के देखने को मिलते थे, और इसमें हमें 12% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। ये बात हो रही है एफएनओ की, यहाँ पर किसी एक सेगमेंट की बात नहीं हो रही, लाइक फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस की सिर्फ बात नहीं हो रही है, दोनों की बात हो रही है। और कंबाइन अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और कैश की दोस्तों अगर हम बात करें, जो लोग कैश में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उनका भी नंबर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। पिछले साल 8,100 करोड़ का टर्नओवर था जनवरी मंथ में, वो इस बार घटकर 6,500 करोड़ पे आ चुका है। 19.5% की ड्रॉप हमें विटनेस करने को मिल रही है। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ हमें ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि इस बार कमोडिटी मार्केट पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म किया है अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर हमें टर्नओवर ज़्यादा दिख रही है। 81.9% की स्पाइक वहाँ पर आपको विटनेस करने को मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें तो मार्केट ने फ्रंट पेज पे हाईलाइट किया है, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से देखनी है, और जो जो चीज़ें खुद से देखनी थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको इस कंपनी का जो जनवरी मंथ का डेटा दिखा है उसके बेसिस पर आपको क्या लगता है इसके अर्निंग्स हमें आने वाले क्वार्टर में कैसे देखने को मिल सकते हैं। मैंने Q3 के अर्निंग्स आने से पहले ही बता दिया था कि मार्केट ख़राब है, अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी आएंगी नहीं, और वैसा कुछ देखने को मिला भी। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी पब्लिश हो रही है जिसके बेसिस पे बताया जा रहा है कि अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं, बट अगर डिटेल में देखोगे तो अभी भी लग रहा है कि अर्निंग्स क्वार्टर 4 में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब हैप्पीएस्ट माइंड की जगह हमें सैडेस्ट माइंड लिखना चाहिए था, क्योंकि इन्वेस्टर इसमें लगातार सैड ही नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक में परफॉर्मेंस ही नहीं है, कन्विक्शंस जो था उनका पहले इस कंपनी में वो कन्विक्शंस फुलफिल ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स ही कंपनी के ग्रो नहीं हो रहे हैं, और अर्निंग्स जब ग्रो नहीं होते हैं तो शेयर प्राइस में ग्रोथ कहाँ से देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पैसा डालोगे वो पैसा कमाएगा तभी तो आपको कमा कर देगा।
तो वही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखता है। किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और प्रॉफिट को ग्रो करती हुई दिखनी चाहिए, और वो अगर आपको दिख रहा है तभी आपके पैसे भी ग्रो होते हैं, और वो नहीं होता है तो पैसे भी ग्रो नहीं होते हैं। तो वही चीज़ आपको हैप्पीएस्ट माइंड के साथ भी देखने को मिल रही है। बट नोट करने वाली बात यह है कि क्या कंपनी के अर्निंग्स ग्रो होंगी भी या नहीं, तो चलिए उसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं, जिसमें मेंशन किया गया है कि हैप्पीएस्ट माइंड टारगेट कर रही है 30% रेवेन्यू ग्रोथ का इस फाइनेंशियल ईयर 2025, क्योंकि कंपनी को मिडिल ईस्ट और ऑर्गेनिक ग्रोथ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की उम्मीद है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, और ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों आपको पता होगा, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में अक्सर आपको सुनने को मिलती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ बेसिकली एक्विजिशंस के जरिए जो कंपनी को ग्रोथ मिलता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, अब इनके जो CFO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका मानना है कि ये फोरकास्ट कर रहे हैं 30 से 35% ग्रोथ का अपने कांस्टेंट करेंसी के टर्म में इन रेवेन्यू, और इसमें बेनिफिट्स मिल सकती हैं इनकी एक्विजिशन से, जिसमें कुछ कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था, जिसमें पहली कंपनी है प्योर सॉफ्टवेयर, दूसरी कंपनी है ऑरियस, और तीसरी कंपनी है मैकमिलन। तो ये कंपनी से जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आएगा वो कंपनी को हेल्प करेगा 30 से 35% ग्रोथ अचीव करने में। और ये जो 3 कंपनी से जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आएगा या फिर जो ग्रोथ आएगा उसी को हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अब दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि Q3 में जो अर्निंग्स आपको ख़राब देखने को मिले वो हो सकता है कि Q4 में रिपीट होती हुई देखने को ना मिले। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा यहाँ पर कंपनी का ही कहना है। कंपनी ने बताया है कि जो भी एक्विजिशन ट्रांजेक्शन में डिले हुई हैं उस वजह से रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हमें लिमिटेड देखने को मिला है, सिर्फ 40 दिन का। बट अब तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं, तो पहले जो कंपनी ने 25% की ग्रोथ अचीव की थी उसको कंपनी बढ़ाकर 30% तक कर सकती है। मतलब गाइडेंस 30 से 35% का है, तो मिनिमम 30% है, तो मिनिमम फोरकास्ट कंपनी 30% का अचीव कर सकती है, ऐसा यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का मानना है। तो अब कंपनी के हिसाब से ये सिंपल सा लॉजिक है कि Q3 आपने चलो खराब देख लिया, बट Q4 आप अच्छा देखोगे। इनडायरेक्टली कंपनी ये बोलना चाहती है। अब वो देखने को मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में परफॉर्मेंस तो पिछले कई साल से हमें देखने को मिली नहीं है। अर्निंग्स ही कंपनी के ग्रो नहीं हो रहे हैं, और वही चीज़ को अगर रिपीट करना है तो फिर से नंबर्स खराब रिपोर्ट करो। और नंबर्स अगर आप अपने बातों के हिसाब से रिपोर्ट कर देते हो तो फिर अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के भी पैसे बनेंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी टाइम से परेशान है इस कंपनी में उनकी भी परेशानी थोड़ी सी कम होगी। तो देखते हैं कि कमेंट्री के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स देखने को मिलते भी है या नहीं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी का जो है वो 3 फेज़ हमें देखने को मिलता है। एक फेज़ में कंपनी लगातार ग्रो कर रही होती है, दूसरे फेज़ में लगातार कंपनी के नंबर्स कंसोलिडेट कर रहे होते हैं लाइक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, और तीसरे फेज़ में कंपनी के जो अर्निंग्स हैं, प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू है, वो लगातार गिर रहे होते हैं। अब ये तीनों फेज़ को जब इन्वेस्टर्स निकाल देते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। बट सबसे टफ फेज़ जो होता है वो कंसोलिडेशन फेज़ और डिग्रोथ फेज़ होता है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी इन दोनों फेज़ से अभी नहीं गुजर रही है। इसका फेज़ है ग्रोइंग फेज़। अभी फ़िलहाल लगातार कंपनी के अर्निंग्स हमें ऊपर ही जाते हुए दिख रहे हैं, और इस चीज़ को और भी कंपनी आने वाले कल में रिपीट कर सकती है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इस कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो आप नोट कर सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से टोटल रेवेन्यू का 25% यहाँ से आता है, लाइटिंग प्रोडक्ट 12% कंट्रीब्यूट करता है, होम अप्लाइंसेस 7% का कंट्रीब्यूट करता है,
और मोबाइल एंड ईएमएस सेगमेंट कंपनी को 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अभी फिलहाल कंपनी का जो मेन फोकस है वो 60% रेवेन्यू वाले सेगमेंट्स में ही है, यानी कि मोबाइल एंड ईएमएस सेगमेंट में। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। स्मार्टो जो कि इसी कंपनी की सब्सिडरी है, उन्होंने एक्वायर किया है लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, जिसका वैल्यू है 133 करोड़। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि वो सपोर्ट कर रही हैं नथिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स को और अदर ब्रांड्स को लाइक टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल। अब यहाँ पर क्लियर है कि अपनी सब्सिडरी से भी कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है, बट उसके अलावा कंपनी के पास इसी सेगमेंट्स में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर देखोगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर है कंपनी को फ्रॉम अफ्रीकन मार्केट, और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर अगले फाइनेंशियल ईयर का है। अब ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर का नंबर है वो 30 लाख स्मार्टफोन्स का है, जिसका 5 से 6 लाख स्मार्टफोन्स कंपनी फरवरी और मार्च में करने वाली है, या फिर बोल सकते हैं एक्सपोर्ट करने वाली है। और यहाँ से जो टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल्स कंपनी को मिल सकता है वो है 1500 से लेकर 1800 करोड़ रुपए का। और साथ में दोस्तों, जो ग्रोथ कंपनी को मिल रहा है तो उस ग्रोथ को देखते हुए कंपनी खर्चे भी अच्छे खासी कर रही है। खर्चे का मतलब कंपनी फ्यूचर में अपने आप को और भी बड़ा करना चाहती है, इस वजह से कंपनी कैपेक्स करती हुई दिख रही है। तो पहले कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो कैपेक्स गाइडेंस हमें दिया था वो 550 करोड़ से लेकर 580 करोड़ का दिया था, बट अब उसको कंपनी ने बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए तक कर दिया है। और ये सिंपल सी बात है कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही बात होगी। और उसके अलावा वेरिएबल्स एंड अदर सेगमेंट्स की बात करें तो वहाँ से कंपनी को 129 करोड़ के रेवेन्यू मिलते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ से कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो भी हमें काफ़ी सही देखने को मिले हैं इन Q3 25। और इसके अलावा कंपनी के पास इसी सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक भी हमें देखने को मिले हैं। तो फिलहाल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंपनी का एक ग्रोथ फेज़ चल रहा है और उस फेज़ में लगातार स्टॉक का परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टर्स इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि लगातार अर्निंग सही हैं और कंपनी के जो गाइडेंस है वो भी हमें काफ़ी मस्त सा देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले कल में इन सारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स कैसे देखने को मिलते हैं, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जो कि एक एनएससी में लिस्टेड कंपनी है। नाम है दोस्तों अर्बन इन्फ्रो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसने 1:1 के रेशो में बोनस इशू किया है और इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में आप चाहो तो समझ सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसके रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 7 फरवरी का, यानी कि परसों इसके रिकॉर्ड डेट है। तो कल के दिन तक जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी में पूरी तरह से बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा आपको, यानी कि आपके शेयर्स डबल होने वाले हैं। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी खबर है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।